मंचस्थ पूर्व सांसद आदरणीय जौनपुरिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय खटाना साहब और हमारे विराटनगर से इंद्रराज जी, विधायक डीसी भैरवा जी, पूर्व विधायक वेद प्रकाश जी, और ये जो शानदार मेले का आयोजन देख रहे हैं, इस समिति के सम्माननीय अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी जी, सम्मानित मंच सॉरी दामोदर जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस लक्की मेले की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार 2 साल, पिछले साल और आज इस साल भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूं कि जोधपुरिया धाम की कृपा हो रही है। मैं पिछली बार आया था तो 10-12 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चलकर आया। चौपहिया वाहन को निकलने का रास्ता नहीं था। और आज भी मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ अलग अलग संस्थाओं और समाजों का छोटा छोटा मेला अलग से लग रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर 1115-20 साल बाद भगवान के अवतार के ये श्रद्धा का समुंदर जो राजस्थान भर में उमड़ रहा है, ये यूं ही नहीं उमड़ रहा, यह आस्था का ज्वार संकेत है इस बात। नारायण ने अपने अवतार काल में अपनी कर्म साधना से ऐसा माइलस्टोन स्थापित कर दिया कि जब तक ये सृष्टि और संसार रहेगा, भगवान देवनारायण के प्रति लोगों की श्रद्धा इसी प्रकार से उमड़ती रहेगी। लेकिन मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं, ये श्रद्धा का समुद्र तो उमड़ रहा, लेकिन ये जो मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत, इस विरासत से साक्षात्कार करके हम लेकर क्या जाए। मैं ये गंभीर सवाल आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं। मेरे सामने बैठे हुए लोगों में नौजवानों की तादाद ज्यादा है, और जब मैं इस मेले का हिस्सा बना तो गाड़ी में उतरने से लेकर मंच पर आने तक जवानों की टोली, जवानों का हुजूम जिस जोश और आक्रोश के साथ नारे लगा रहा था, मैं उन तमाम जवानों से कहना चाहता हूं कि आपकी ये ताकत केवल आपकी ताकत नहीं, संसार के जवानों की ताकत, उसका अपना एक विशिष्ट स्थान है।
दुनिया का कोई सा भी इतिहास उठाकर देख ले, चाहे दुनिया में राजनीतिक परिवर्तन आया हो, सामाजिक परिवर्तन आया हो, या दुनिया में कोई आर्थिक क्रांति हुई हो, परिवर्तन आया, या समाज की व्यवस्था में अराजकता को तब्दीली करके नई व्यवस्था कायम करने का सवाल खड़ा, तो दुनिया के सारे इतिहासों के पन्ने झंझनाओ, दुनिया के किसी देश के इतिहास का कोई पन्ना नहीं होगा जिसमें नौजवान की शहादत की गंध नहीं आती। और जब मेरे सामने वो नौजवान खड़ा, जिसके पास बदलाव की ताकत है, जिसके पास निर्माण की ताकत, उस ताकत को दिशा मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैंने ये बात यहां से शुरू की कि ये मेले में आप आतोगे, ये विरासत श्रद्धा है अपार, लेकिन लेकर क्या जाएंगे? जब लेकर जाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता, जब हम हमारी आस्था के केंद्रों से जुड़े, धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण करें, तो धर्म में वो ताकत है जो आत्मा को बल देती, और केवल आत्मा को बल नहीं देती, आत्मा में शुद्धि और विचार की ताकत है। और इसीलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता, या जितने लोग उम्र से नौजवान नारे लगा रहे, वो अपने आप को विचार की ताकत से जवान बनाए, और जिस रोज आप में विचार की ताकत आ गई, बदलाव का शंखनाद हो जाएगा, परिवर्तन का जुनून हो जाएगा। अब जो व्यवस्था हमारे प्रतिकूल, जो व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, उस व्यवस्था को पोजीशन में ले लेंगे पूरी ताकत, हिम्मत और हौसले के साथ। ये बिना विचार के, खाली उम्र की ताकत से संभव नहीं। और इसीलिए मैं इस अवसर पर आप लोगों से कहना चाहता कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। खास तौर से यूं ही नहीं कहा गया, नौजवान में इतना सामर्थ्य होता है कि अपने विचार की ताकत से जमाने को अपना अनुसरण करा दे, और जमाने को अपना अनुसरण कराने की आज राजनीति में आवश्यकता। मैं कई बार अनुभव करता हूं इस बात का, मैंने कई बार राजनीति में कई बार अनुभव किया और देखा कि जब कभी कौम के नाम से हमको इंगित किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम आइसोलेशन में आकर खड़े होंगे। और हिंदुस्तान की राजनीति में जिन वर्गों के पास कर्ण पिशाचिनी ताकत, कान में मंत्र देने की शक्ति है, वो हिंदुस्तान की कई सारी जातियों में कर्ण के मंत्र से विरोध के भाव पैदा कर देते, विरोध के भाव जगा देते। और इसीलिए उस विचार का अंत करने के लिए, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए नारायण के जीवन मूल्यों, उसके संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। कोई कहता है दलित और गुर्जर का रिश्ता नहीं, कोई कहता है पीड़ित का, रोगी का, गुर्जर का रिश्ता नहीं। तो फिर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, दुनिया में मानवाधिकार और मानवता की बातें, दुनिया में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने की बातें आज प्रजातंत्र आने के बाद प्रारंभ हुई हो। अगर मैं भारत के प्रजातंत्र के 75-77 सालों से भी आगे की बात करूं, तो अभी अमेरिका के प्रजातंत्र को भी 200-250 साल से ज्यादा नहीं, दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र। ये बातें आज नहीं, भगवान देवनारायण ने जब अवतार लिया तो कई लोग जो वैज्ञानिक भाषा में बात करते, वो भगवान देवनारायण के लिए परिभाषा करने लगते। ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वो बीमारियों का इलाज करते थे। वो आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं थे, बीमारियों का इलाज नहीं करते थे। इस कली काल में जनता को संदेश देने का प्रयास किया, अगर समाज में समरसता और एक रूपता कायम लाना चाहते हो तो कोड़ी को भी उपेक्षित मत करो, कोड़ी के साथ भी छुआछूत का बर्ताव मत करो। दीन इनकी सेवा का व्रत लिया, पीड़ित मानवता की सेवा का व्रत लिया, और यह व्रत धारण करके नौजवानों को चलने की आवश्यकता
बात नहीं करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूं कि विरासत के कारण आप इस मेले का हिस्सा बने हो, तो फिर हमारी पुरातन सनातन इतिहास की व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, समाज में कोई गुजर जा रहा होता है तो लोग कहते हैं गुजर जा रहा है, कोई किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को इस प्रकार से इंगित करके नहीं कहते। मैं इसके कारणों में गया। आपने 1857 का हिंदुस्तान का गदर पढ़ा, अभी एक किताब आई है आखिरी मुगल बादशाह। मैं उम्मीद करूंगा कि पढ़ा लिखा नौजवान उसको पढ़ने की चेष्टा करे। इस भारत में 1857 की क्रांति का आगाज इस मुल्क में गुजरों ने किया, और दिल्ली की सल्तनत बेटकाप हाउस से चलती थी, उसको तहस नहस करके एक आजादी का बिगुल बजा दिया फिरंगी सल्तनत चुनौती। और वह संघर्ष इतना बड़ा हुआ, फिरंगी सल्तनत की चूल्हे हिल गई, फिरंगी सल्तनत की जड़ें उखड़ने के हालात पैदा हो गए। तब फिरंगी सल्तनत ने 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया, और सबसे पहले हिंदुस्तान के गुर्जर को और हिंदुस्तान की एक लोधी कौम और एक तीसरी कौम को जन्मजात अपराधी कौम घोषित कर दिया, और कानून में क्लोज डाल दिया, क्योंकि ये कौम जन्मजात अपराधी है, इसलिए इसका अपराध से रिश्ता खत्म करने के लिए इसके 6 साल की उम्र पार करने वाले हर बच्चे को पकड़कर सुधार गृह यानी जेल में रख दिया जाए अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये जो सांस्कृतिक नरसंहार हुआ, हमारी कौम के संघर्ष के कारण सांस्कृतिक नरसंहार, बच्चों को छीन लो, जेलों में डालो, और तय कर दिया ये कोई सामाजिक रिश्ता नहीं रखेंगे। गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता रखेगा अपराध का भागी होगा, और कोई व्यक्ति गुर्जर के साथ रिश्ता रखेगा वो भी दंड का भागी होगा। इस मुल्क की सारी व्यवस्था से अंग्रेज ने हमारी कौम को अलग थलग कर दिया। अंग्रेज चला गया, मानसिकता नहीं मरी। आज भी हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं, क्या हम समाज में आइसोलेशन में तो नहीं? और इसलिए इस पीढ़ी को अपने अंदर उस जुनून को पैदा करना पड़ेगा। ये मुल्क हमारा है, ये हमारी पुरखों की थाती है, उसकी संतति है। इस मुल्क को मुल्क बनाने में, इसकी बुनियाद में हमारे पुरखों का बलिदान है, उनका लहू है। इतिहास इसको झुटला नहीं सकता, और अगर कोई इतिहास को झुटलाने की चेष्टा करे, भारत का अधिकांश इतिहास अंग्रेज और मुगल की सरपरस्ती में लिखा गया, वो अगर झुटलाने का प्रयास करे तो जाओ हिंदुस्तान के पुरातत्व संग्रहालय के एक एक शिलालेख को उठाओ। इस दुनिया का कौन सा ताकतवर राजा है जिसको आपकी वंश परंपरा का राजा कहकर परिभाषित नहीं किया गया? और मैं कभी कभी ये बात कहता हूं, नौजवान तालियां बजा देते हैं, नारे लगा देते हैं, हम शिवाजी की औलाद, हम महाराणा की औलाद, हम मिहिर भोज की औलाद। ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। जितनी बड़ी विरासत हमारी है, हम उस विरासत को संवर्धन, संक्रमण, संरक्षण करने के लिए रोग की तरह फैला दे, उसको भारत के जनमानस में ताकतवर विरासत के आदर्शों को, उसके बलिदान और बहादुरी की गाथाओं को फैला दे संक्रमण की तरह, उसका संरक्षण भी करें, उसका संवर्धन भी करें। क्या ये नौजवान पीढ़ी के पास क्षमता? कोरे नेताओं के नारे लगाने से क्षमताएं विकसित नहीं होगी, विकसित होगी अपने अंदर विचार की ताकत जिंदा करो, और विचार की ताकत अपनी आत्मा की मजबूती से होती है, और आत्मा का बल धर्म के रास्ते पर चलने से मिलता है। वो रास्ता जोधपुरिया धाम का है, और इसीलिए इस रास्ते को मजबूत बनाओ और अपने अंदर शिक्षा का संचार करके एक विचार की क्रांति पैदा करो, ताकि हम हमारी विरासत को इस मुल्क में फिर से सजाने संवारने का काम कर सके। अभी इंद्रराज जी भाषण कर रहे थे, जुबान पे से एकदम नाम अटक गया, मेरे बहुत पुराने मित्र है।
क्या किया बीजेपी राज ने? इंद्रराज जी, आप उदाहरण भूल गए। 35 साल अंगद की तरफ पांव गाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, लेकिन ताकतवर लोग जिनमें पुरुषार्थ नहीं है वही भारतीय जनता पार्टी को, मार्शल कोमो के लोग पसंद है, पुरुषार्थ वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, पसंद नहीं है पुरुषार्थ। मेरे से बड़ा उदाहरण क्या? और इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो बेडम साहब की बात कही। बेडम साहब को तो मैं कहता हूं, बेचारे को, बेडम को बेदम बना दिया, बेदम। मैं उनको प्यार से कहता हूं, मैं सार्वजनिक रूप से बेदम कहूंगा तो आपका अपमान होगा, पुराने मित्र हो। अंग्रेजी में समझ ले, बेडम और बेदम एक ही है, दोनों की परिभाषा। वो भी हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं, लेकिन ये मजाक जवार बेडम की नहीं है। इतने बड़े राजस्थान और हिंदुस्तान के इस समाज का मजाक है, इसकी उपेक्षा है, और इस उपेक्षा के खिलाफ विचार की ज्वाला जलनी चाहिए, विचार की ज्वाला जलनी। और जिसके पास विचार की आग नहीं है, धधकती आग नहीं है, नारे लगाते रहो, भाई देखो देखो कौन आया, हाड़ौती का शेर आया। मैं कहता हूं मत लगाओ नारे, इंसान बन जाओ, विचारवान बन जाओ। इंसान विचारवान शेरों को पकड़ के ट्रैंकुलाइज करके पिंजड़े में डाल देता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज के इस अवसर से केवल इतना ही लेकर जाए, हम हमारी विरासत का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, संक्रमण करेंगे, और अपने अंदर शिक्षा की ज्योति जलाकर इस पथ पर चलकर अपने आत्मबल और विचार की शक्ति को मजबूत करेंगे। और वो शक्ति होगी समाज की शक्ति, वो शक्ति होगी भारत राष्ट्र की शक्ति। मैं कभी कभी कहता हूं, समाज के बीच में आजकल तो लोगों के मुंह बंद हो गए हैं। मैं जाकर समाज की बात करता था, एक बहुत बड़ी लड़ाई का मैं हिस्सा बन गया था, पूरा राजस्थान जानता है। हमने विधानसभा की कुर्सी के ठोकर मारने का भी फैसला कर लिया था। तब लोग कहते थे क्या जातिवादी हो गया पूरा। तब मैं कहता था कि भारत का प्रजातंत्र तब तक सबल और सशक्त नहीं हो सकता, भारत को ताकतवर विश्व गुरु बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक एक भी व्यक्ति अशिक्षित और अशिक्षित रह जाए। और जब मैं मेरे समाज की तरफ झांकता हूं, आजकल तो हमारी लड़ाई का नतीजा है, न जाने कितना संघर्ष, सालों तक, 1-1.5 साल तक इस राजस्थान की गली गली धरती पर जाकर सरकार की नींद उड़ा दी, उसी पार्टी का हिस्सा थे। लेकिन हमने कहा इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राजनीति कल दांव पर लगती हो तो आज दांव पर लगे। हम राजनीति समाज के साथ न्याय के लिए करते हैं। अगर जिस रोज न्याय और इंसाफ की धारणा राजनीति और व्यक्ति के जीवन में से चली जाएगी, वो राजनेता शमशान के मरघट पर पड़ी हुई मुर्दा लाश की तरह होगा। और इसलिए मैंने कहा था खड़े कि मेरा समाज आज सरकारी सेवाओं में 0.0001 भागीदार नहीं है। इससे बड़ा दलित और न्याय मांगने वाला, न्याय की जरूरत महसूस करने वाला कोई दूसरा समाज हो सकता है? और अगर ऐसे पीड़ित उपेक्षित व्यवस्था के कारण 70-75 सालों से कुछ हासिल नहीं हो पाया, निम्नतम दर्जे में चला गया सरकार की व्यवस्था, भागीदारी सुनने, इसकी बात करने को कोई जातिवाद कहता है तो मैं स्वीकार करता हूं कि हां, मैं जातिवादी हूं। मैं लंबी बात क्या करूं, बहुत सारी बातें बोलने को, बहुत सारे वक्ता हैं, और इसीलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब यहां आए हो
तो इतने सारे लोगों के अलग अलग विचार को आप लोगों ने सुना है। किसी न किसी का कोई न कोई तो सूत्र दिमाग में बैठा होगा, उसको जीवन में धारण कर ले। अपने और अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो समाज बढ़ता है, समाज बढ़ता है तो राष्ट्र बढ़ता है। ये श्रृंखला व्यक्ति से शुरू होती है। कोई राष्ट्र अचानक दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव में खड़ी की हुई बहुमंजिला अट्टालिकाओं से खड़ा नहीं होता। समाज जीवन कैसे व्यवस्थित और सुदृढ़ बने, मजबूत बने, सुंदर बने। और इसीलिए यहाँ से कोई चीज अगर आप लेकर जाना चाहते हो, प्रहलाद गुंजन की न सही, जौनपुरिया जी की मान, जौनपुरिया जी की न सही, आप खटाना साहब, इंद्रराज जी की मान लो। कोई एक बात जीवन में उतार कर ले जाओ और अपना जीवन सुंदर बनाने का काम करो। मेरा विश्वास है हम समाज और राष्ट्र को सुंदर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं इस भव्य आयोजन के लिए पुनश्च लांगड़ी जी और पूरी टीम को बधाई देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हर शब्द में एक शास्त्र था और वाक्य का कुछ मर्म था। हर शब्द में